नमस्कार। शब्दकोश के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए मुद्दे और बेहद ज्वलंत मुद्दे को लेकर, और मामला है चीन का। जैसा कि हम सभी जानते हैं, चीन हमेशा भारत को उकसाने की कार्रवाई करता है। केवल भारत को ही क्यों नहीं, चीन की सीमा जिन जिन देशों से लगी हुई हैं उन सभी देशों से लगभग चीन के झगड़े हैं, फसाद हैं, विवाद हैं। वो अपनी दादागिरी सब जगह दिखाता रहता है। क्योंकि भारत और भारत का नया स्वरूप अब चीन की दादागिरी को झेलता नहीं है, उसे महत्व नहीं देता। तो फिर अब ये झलकियाँ सामने आती रहती हैं कि चीन की ओर से घुसपैठ का प्रयास हुआ, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उनको खदेड़ दिया। ऐसा कई बार थोड़े से अंतराल में देखने को मिला है। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि भारत की सरकार को सीमा से ज़्यादा मोर्चा संसद में लेना पड़ रहा है। ऐसा लगता है कभी कभी कि एक बार भारत की वर्तमान सेना और भारत का वर्तमान नेतृत्व चीन से तो निपट लेगा और चीन से शायद जीत भी जाएगा, लेकिन संसद में जिस तरह के सवाल विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे हैं उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि ये सवाल शायद ही कभी खत्म हो पाए, और समझ में नहीं आता कि आखिर विपक्ष का एजेंडा क्या है। एक खास बात और, अमेरिका ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि वो भारत के साथ है और चीन की बेजा हरकतों का विरोध करता है। उसने ये भी कहा है कि पड़ोसियों को परेशान करना चीन की आदत में शुमार है, इसलिए वो हर परिस्थिति में भारत के साथ खड़ा रहेगा। लेकिन इसके उलट भारत का एक भी विपक्षी दल ऐसा दिखाई नहीं देता जो सरकार की सुर में सुर मिला के बोल रहा हो। ऐसे में मैं एक महाभारत कालीन कथा को याद दिलाना चाहूँगा। जब पांडवों को कौरवों ने खदेड़ दिया, उन्हें छल बल से, और उन्हें जो है वनवासी जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर होना पड़ा, ऐसे में ही एक और घटनाक्रम घटा। दुर्योधन अपनी सेना के साथ में जंगल में गया और वहाँ एक झरने में नहा रही यक्ष कन्याओं का अपहरण करने की कोशिश करने लगा, उनका शील भंग करने की कोशिश करने लगा। इतने में वहाँ यक्ष आ गए और उन्होंने दुर्योधन को और उसके सैनिकों को बंदी बना लिया। ये बात युधिष्ठिर को मालूम चली कि दुर्योधन बंदी बनाया जा चुका है, तो युधिष्ठिर ने अपने शेष चारों भाइयों से कहा हमें दुर्योधन की मदद करनी चाहिए। तो भीम ने, अर्जुन ने, नकुल सहदेव ने कहा भैया कितना अच्छा अवसर है, जिस व्यक्ति ने हमें छल से हमें हराकर और हमारी पत्नी का एक अपमान करके यहाँ वन में रहने के लिए मजबूर किया है, उसे अब अपने आप सजा मिल रही है, हम उसे क्यों बचाएं? आखिर तो वो कौरव है ना। तो युधिष्ठिर ने कहा कि एक बात समझ लो कि जब हम आपस में लड़ें तो वो कौरव है और हम पांडव हैं। जब हमारा आपसी विवाद हो तब वो 100 है और हम 5 हैं। लेकिन जब बाहरी हमला हो और हमारा मुकाबला बाहरी शत्रु से हो तो फिर ना वो कौरव हैं और ना हम पांडव हैं, ना वो 100 हैं और ना हम 5 हैं। फिर हम कुरुवंशी हैं और हम 100 और 5 नहीं, हम 105 हैं। हमें मिलकर लड़ना चाहिए, अपनी दुश्मनी हम बाद में निपटा लेंगे और बाद में निकाल लेंगे। यही हुआ। युधिष्ठिर के नेतृत्व में सभी पांडव गए, यक्षों से उनने युद्ध किया और दुर्योधन को आजाद करा दिया। अब दूसरी एक और घटना में याद दिलाता हूँ, स्वतंत्र भारत की है। जब बांग्लादेश के निर्माण से पूर्व, जिसे हम कहना चाहिए पूर्वी बंगाल कहते हैं, उस पर पाकिस्तान ने जब अत्याचार किए और बड़ा भारी एक गृह युद्ध का माहौल उत्पन्न हो गया और एक वर्ग वहाँ अपने कहना चाहिए मृत्यु आसन्न देखने लगा, तब भारत ने हस्तक्षेप करते हुए और बांग्लादेश को आज़ाद कराया। तब भाजपा का अस्तित्व नहीं था, लेकिन वो जनसंघ के रूप में जीवित थी। जनसंघ में उस वक्त नेता जो विपक्ष के हुआ करते थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का विरोध नहीं किया, उनसे सवाल नहीं किए, क्योंकि सवाल करने के लिए जिंदगी पड़ी है। उस वक्त उन्होंने इंदिरा गांधी को रणचंडी कहा और कहा कि इस वक्त मुझे इंदिरा गांधी भारतीय नेतृत्वकर्ता के रूप में दुर्गा के रूप का अवतार दिखाई देती है और वो दुष्टों का इस तरह संहार कर रही है मानो साक्षात दुर्गा का अवतार भारत में हो गया है और वो पाकिस्तानी शत्रुओं का संहार करती चली जा रही है।
ये अटल जी का वक्तव्य है। कांग्रेसी प्रधानमंत्री के प्रति इतना अटूट समर्थन आखिर क्यों? क्योंकि अटल जी जानते थे मामला भारत का है, मामला बाहरी शत्रु से लड़ने का है। और वो कहते भी थे कि राष्ट्र है तो हम हैं, और राष्ट्र है तो राजनीति है, राष्ट्र बचेगा राजनीति फिर कभी कर लेंगे। फिलहाल हमें इंदिरा गांधी को नैतिक समर्थन देना चाहिए, और वो हमने वही किया है। वर्तमान में क्या हो रहा है? आज भाजपा की सरकार है या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, तो कांग्रेस का फर्ज नहीं बनता कि उसको आज अटल जी की भाषा बोलनी चाहिए? क्या उसको ये समझ में नहीं आता कि राजनीति तो चायक हो जाएगी, राष्ट्र है तो राजनीति है? तो हम अभी तो कम से कम चीन के बारे में सख्त रवैया अपनाएं, हम चीन के जो है मुंह तो जवाब देने की बात करें, और रह गई सवाल, तो सवाल कहाँ भागे जा रहे हैं? सवाल फिर कभी कर लेंगे, लेकिन नहीं, अभी उधर चीन से निपटो सीमा पर, और इधर इनसे निपटो संसद के अंदर। ये बेहद आपत्तिजनक परिदृश्य है, और विपक्ष को इससे समझ जाना चाहिए कि उसका ग्राफ जो लगातार गिर रहा है, उसके लिए भाजपा दोषी नहीं है। भाजपा की कोई उपलब्धि नहीं है, जो ना भाजपा का सामर्थ्य है कि विपक्ष का वो इतना पराभव कर सके। दरअसल विपक्ष अपनी करतूतों से मात खा रहा है, विपक्ष अपनी करतूतों से हर जगह नेगेटिव जा रहा है। पब्लिक ध्यान से देख रही है उसको। ये जो मंदिरों में तुम लोग चुनाव के टाइम में भगवा चद्दर ओढ़ लेते हो ना, रुद्राक्ष की मालाएं पहन लेते हो, जनेऊ दिखाते हो, तुम्हारे नंबर इससे नहीं बढ़ते और ना बढ़ रहे हैं, तुम लगातार नेगेटिव जा रहे हो। असल परीक्षा तुम्हारी तब होती है तुम भारत माता के मंदिर का अपमान करते हो। जब तुम भारत माता के अस्तित्व की बात आती है, तब तुम पीठ दिखाते हो यहाँ की सरकार को, इस देश को, इस देश के नागरिक को, इस देश की सेना को। इसलिए अभी भी वक्त है, आप लोग समझ जाओ। इस वक्त सरकार को बगैर शर्त, बगैर सवाल के, बगैर बहस के समर्थन उपलब्ध कराने की है। रही बात सवालों की, संसद कहीं नहीं भागती, राज्यसभा कहीं नहीं भाग रही, लोकसभा कहीं नहीं भाग रही। आप लगातार सवाल करना, पूरी जनता आपका साथ देगी, लेकिन शर्त ये है अभी आप जनता का साथ दीजिए, सेना का साथ दीजिए, सरकार का साथ दीजिए। वरना ध्यान रखिए, आने वाले समय जनता जब ब्रह्मास्त्र चलाएगी तो सारी सेना छोटी पड़ जाएंगी और विपक्ष को मुंह छुपाने जगह नहीं मिलेगी। और इसी आक्रोश के साथ मैं आज का कार्यक्रम यहीं विराम दूंगा। फिर कभी ज्वलंत मुद्दे के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए शब्दकोश और मोहनलाल मोदी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।